बेसिक मैथ्स हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का पहले खूब अच्छे से मतलब समझते हैं। जैसे तुम्हें अगर याद हो तो हम तुमको सिखाए थे कि डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप निकालने के लिए यूज में करते हैं। स्लोप निकालने का हमारे पास स्ट्रेट लिनियर भी तो फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन पैराबोलिक या किसी और ग्राफ के लिए फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग डिफरेंशिएशन मैथ वालों से मांगे थे, तो हम लोग को मदद किए थे, ठीक है। अब ऐसी मदद के लिए हम लोग किसके पास पहुंचे, फिर से मैथ वालों के पास पहुंचे कि भाई मैथ वालों कुछ मदद करो, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब किसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अब हम तुमको वो सिखाने चलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इंटीग्रेशन के। अगर हम तुमको नाम पे बताए कि इंटीग्रेशन क्या चीज है, तो बस इतना समझ लो कि ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तो फिलहाल बस हम लोग को इतना ही समझ के चलना है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का बस रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, सही है, शाबाश। चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग एक बार ना, सुनना समझना सब। जैसे मान लो तुमसे बोले कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसे, जिसका लेंथ है l, ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो है b, ठीक। अच्छा, l b तो हो गया भाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका अगर मान लो तुमसे पूछा जाए चलो बताओ एरिया कितना होगा, बोले क्या सर बहुत बड़ा, एकदम बेसिक बात हो गई, तो एकदम मजाक कर ऐसा लग रहा है, जैसे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ डायरेक्ट आ गया, बोले सही बात है, शाबाश। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछे कि नहीं हमारे पास एक सर्कल है, चलो सर्कल का रेडियस r है, बोले कि चलो आप बताओ एरिया, बोले क्या सर फिर मजाक कर रहे हैं, तो बहुत आसान बात है, क्या होता है इसका एरिया, बोले इसका एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, सही बात है। ये क्या था, ये हम एक सर्कल बनाए थे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो बोले हम कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर ले ले, तब मान लो ऐसे स्फीयर हम लिए, देखा सुनना, किसी स्फीयर के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। स्फीयर रेडियस अगेन r, और अब की बार ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, लेकिन बोर्ड पर तो तुमको वो सर्कल जैसा ही दिख रहा होगा, वैसे समझ के चलो कि ये सर्कल था और ये स्फीयर था, ऐसे 3D में कुछ, ठीक है। हम बोले चलो अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा, बोले सर फिर मजाक कर रहे हैं आप, तो ये तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, आसान सी बात है, बोले हाँ एकदम सही है, शाबाश। तुम समझ रहे हो। अब हम इंटीग्रेशन लाने वाले हैं किस चीज के लिए, कई बार हम अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसका यूज करते हैं क्या निकालने में, एरिया निकालने में। जैसे तुम हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे तुम बीटेक या बीएससी या कुछ ऐसा कोर्स करना शुरू कर दोगे, तो वहां तुमको सिखाया जाएगा कि इंटीग्रेशन का यूज केवल एरिया के लिए नहीं, कई बार वॉल्यूम वगैरह के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत हम शुरू में बताए थे कि बेसिक मैथ्स तुमको भले यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में प्रोसेस के फॉर्म में काम आएगा। 11th 12th चेंज करते वक्त तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला बदल जाए, बिल्कुल होना भी है, 11th 12th में चैप्टर बदलेगा तो फॉर्मूला तो बदलेगा ही, लेकिन अगर प्रोसेस में इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, तो तरीका नहीं बदलता है कि हाँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो बदलेगा नहीं, वो 2 साल तक वही चलने वाला है। तो तुमको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हमेशा जरूरी है। क्योंकि तुमको पता है कि अगर तुम 11th में जा रहे हो तो तुमको ये बात 9 10 में हल्की फुल्की दिख गई होगी, या अगर तुम टारगेट में तुमको पता ही होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल स्टफ आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में एक तो तरीका होता है फॉर्मूला, तुम ये पहले वीडियो सबको समझा चुके हैं कि एक तो तरीका है फॉर्मूला, एक तरीका है प्रोसेस। तो फॉर्मूला तो तुमको ये चैप्टर पढ़ के पता चलेगा, लेकिन प्रोसेस में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया तो वो अगर तुमको नहीं आ रहा तो तुमको हर चैप्टर ही बहुत कमजोर लगने लगेगा, हर न्यूमेरिकल बहुत टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, सीखना तो जरूरी है ही। अब जब तुम कॉलेज में जाओगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी, तो एरिया हम लोग किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, वॉल्यूम पे शिफ्ट कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो ध्यान देते हैं हम लोग। अब भाई हम लोग को ये तो क्लियर था कि यहाँ तक तो ठीक था। अब मान लो तुमसे बोले कि चलो अब बताओ, मान लो ऐसा कुछ है, हम तुमसे बोले कि चलो ये बताओ कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो अब बताओ। अब तो प्रॉब्लम हो गई कि अगर हमको इसका एरिया पूछा गया तब तो भयंकर हो गया हम लोग पास, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था। हमारे पास रेक्टेंगल का था, सर्कल का था, स्क्वायर का था, स्क्वायर का था, लेकिन अगर कोई मान लो कि रैंडम शेप की बॉडी बनी हुई है, रैंडम, तो उस केस में तो हम लोग फंस गए, ऐसे केस में तो हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, तब क्या करें। तो बोले हाँ बिल्कुल, तो ऐसे केस में ये क्या हम लोगों को इंटीग्रेशन जरूरत पड़ी, तो बोले बिल्कुल, क्योंकि ऐसे केसेस का एरिया निकालना हो, आगे जाके वॉल्यूम निकालना हो, तो हम लोगों को मदद पड़ी, हम लोग को जरूरत पड़ी
और वो जरूरत पड़ी तो हम लोग किसके पास जाएंगे बताओ? मैथ वालों के पास जाएंगे। हम लोग मैथ वालों से कुछ टूल मांगे कि भाई इसका एरिया पता लगाने कुछ टूल दो, तो वो लोग हमको क्या टूल दिए बताओ? इंटीग्रेशन दिए कि जाओ इंटीग्रेशन लो और यूज करो और आंसर पाओ, खुश रहो। अब हम लोग पता लगाए कि अच्छा पहले छोड़ो ये सब बात कि इंटीग्रेशन भी कैसे, वो लोग भी कैसे दिमाग लगाते हैं, उस पर हम बात करते हैं ना कि मैथ वाले भी कैसे इस चीज को सोचे, उस पर सोचते हैं हम लोग। देखो अगर इसका एरिया निकालना है तब तो क्या तरीका है? जैसे देखो कुछ जगह, जैसे देखो अगर यहाँ पे हमको छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोले अगर हम इसको पूरा छोटे छोटे कई सारे सर्कल से मिला हुआ बना हुआ मान ले तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। बोले हाँ सही बात है, लेकिन अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो भी हम लोगों के पास कुछ प्लेस बच रहा हो। देखो जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन छूट रहा है कि नहीं? बोले हाँ सही बात है। तो दिमाग क्या लगाएगा? बोला गया कि अगर हम इसको और छोटा सर्कल मान लेता हूं, मतलब और छोटा सर्कल और छोटा सर्कल मान लेता हूं, तो लोगों को लगा कि नहीं छोटा सर्कल माने बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कुछ गैप बचेगा कि नहीं? बोले हाँ, इसका मतलब कुछ एरिया बाकी रह रहा था। तो अब फिर और दिमाग लगाएगा कि अच्छा चलो मान लो कैसे हम स्ट्रिप से करें, तब छोटे ऐसे छोटे स्ट्रिप रखते जाए, क्योंकि अगर छोटा स्ट्रिप होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल मान पाएंगे कि नहीं? देखो अब देखो ध्यान से, बोले हाँ अगर तुम रेक्टेंगल माने तो भी प्रॉब्लम होगा। देखो कैसे, मान लो कि चलो हम इसको रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं ना, तो देखना देखो ये वाला एरिया छूट जाएगा कि नहीं? देखो रेक्टेंगल के केस में ये एरिया तो आ जाएगा, लेकिन देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन वो छूट जा रहा था कि नहीं? बोले हाँ। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप छोटे वाले को मान ही क्यों रहे हैं, इस वाले को मान लीजिए। तो अगर इसको मानते तो तुम देखो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? बोले हाँ ये प्रॉब्लम तो है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हम बहुत छोटा सर्कल, बहुत छोटा का सर्कल मतलब कि अगर हम इस एरिया को, इस रैंडम एरिया को, रैंडम सरफेस को इफ we break into small parts, then total area can be calculated by sum of area of all small parts। ठीक है, अच्छा तो अगर हम बोले कि चलो हम लोग को ना टोटल एरिया चाहिए, एरिया टोटल, ठीक, बोले अच्छा तो एरिया टोटल तो क्या कर लेंगे? बोले छोटे एरिया निकालो, एरिया स्मॉल, और मान लो हम लोग इसको तोड़े कितने में? 0 से लेके n पार्ट्स में तोड़े हैं, n पार्ट्स में, तो सबका सम करेगा तो हम लोग क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में? बोले हाँ ठीक है। अब बात याद है कि सर इंटीग्रेशन आया कहां से? देखो उसी पे आ रहा है ना, सुनना ध्यान से। जैसे अगर तुमसे सही से बोले तो तुम सोचो ये n जितना ज्यादा हो उतना हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं? क्योंकि n जितना ज्यादा होगा इसका मतलब छोटे स्फीयर होते जाएंगे कि नहीं, या बहुत छोटा रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं? जैसे मान लो ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल तुमको दिख रहा है, इसमें अगर हम 100 पार्ट तोड़ दें या 1000 पार्ट तोड़ दें तो वो रेक्टेंगल जैसा एकदम एक्यूरेट होने लगेगा कि नहीं? तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा तो वो टोटल सम इस पूरी बॉडी का एग्जैक्ट एरिया देने लगेगा कि नहीं? इसका मतलब कि अगर हमको इस फॉर्मूले को एग्जैक्ट बनाना है, एग्जैक्ट, तो निश्चित तौर पे n की वैल्यू इंफिनिटी रखनी पड़ेगी कि नहीं? बात समझ में आ रही? बोले हाँ सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनना ध्यान से कि इंटीग्रेशन में करते क्या है, इंटीग्रेशन में क्या यूज है? पहले इंटीग्रेशन का तो एरिया या वॉल्यूम निकालने में यूज है। अभी तक हम लोग अगर इंटरमीडिएट लेवल तक बात करें तो हम लोग को एरिया वगैरह निकालने में इसका यूज आता है। ठीक है, मैथ से करेस्पॉन्डिंग अगर चले तो तुम्हारे पास एक चैप्टर ही आएगा पूरा एरिया अंडर कर्व के नाम का, तो उसमें इंटीग्रेशन का भयंकर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा बात आती है कि अगर हम लोग को ऐसे किसी का एरिया निकालना होगा तो इंटीग्रेशन में पहले सबको, पूरे एरिया को अनंत पार्ट्स में तोड़ दो, इनफाइनाइट पार्ट्स में, एकदम छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, और फिर उन सब का एरिया निकाल के जोड़ दो।
बात समझ में आ रही है? अब सुनना, अब देखो यहीं पे आने वाला है कौन, अब यहीं पर आने वाला है हम लोगों का नागराज। नागराज मतलब इंटीग्रेशन आने वाला है, उसको हम नागराज बोलेंगे। तुम नागराज मत बोलना, तुम उसको इंटीग्रेशन बोलना, ठीक है? देखो सुनो, अगर हम बात करें किसकी, टोटल एरिया की, ठीक है, टोटल एरिया, तो देखो लिमिट, हम तुमको याद है लिमिट के बारे में हल्का फुल्का बता चुके हैं, ये वैसा ही है, ठीक है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा as, ठीक है? यहाँ लिख लो, n ही लिख लेते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, और जो ये पूरा पोर्शन है ना, यही पोर्शन मिलके नागराज बनेगा, ठीक है? नागराज समथिंग एक्स टाइप बनता है, ठीक है? तो बस ये समझ लो क्या, कि सिग्मा कुछ और नहीं, ये जो सिग्मा है ना, उसी को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं। जैसे देखो कई बार लोग ट्रिक बताते हैं कि सम मतलब सिग्मा मतलब नागराज, ठीक है? मतलब जोड़ना ही है। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब बस एडिशन ही है, एडिशन। लेकिन कब, जब हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दें, आफ्टर वेरी स्मॉल पार्ट्स, समझ रहे हो? देखो फिर से सुनो, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एडिशन ही है तब जब हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, आफ्टर वेरी स्मॉल पार्ट्स। क्लियर हो रही कहानी? फिर से सुनो, अगर हमको किसी रैंडम सरफेस का एरिया निकालना होगा तो उसको अनंत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। अब क्वेश्चन आता है सर किसके पार्ट में तोड़े, तो बोले जनरली क्या होता है ना, जनरली ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो ऐसा लोग ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप के फॉर्म में तोड़ो, कितने स्ट्रिप, बोले अनंत स्ट्रिप होंगे। तो अगर अनंत स्ट्रिप बनाओगी तो अनंत स्ट्रिप का एरिया निकालो और उनको जोड़ो, और वो जोड़ते हैं ना, उसी को किससे जोड़ते हैं, नागराज से जोड़ते हैं, ठीक? अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये सिग्मा कब यूज करते हैं, नागराज कब यूज करते हैं, उस पे आते हैं अब, ठीक है? सुनना सब, देखो अभी तक हम तुमको ना ये सब जितनी बात समझा रहे हैं, जितनी बात हम तुमको सब लिखे हैं, ये तुमको ना अपने लैंग्वेज में लिखनी है। जैसे तुम्हारा ये इशू आ सकता है कि सर आप ये कभी कभी बीच में कुछ लिख दे रहे, यहाँ लिख दे रहे, वहां लिख दे, कैसे करें? तो कोई बात नहीं, जब हम कुछ पीछे जाके लिखते हैं ना, तो तुम उसको आगे लिख लिया करो, जो हम बोल रहे हैं ना उसको लिखा करो। क्योंकि देखो सबसे जरूरी बात क्या है, हम तुम्हें ये ख्याल रखना है कि हम ना एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में तुमको जो जो हम बात बोल रहे हैं वो तुमको समय के साथ याद रहे। हम ये कई बार बोले हैं और हम फिर बोल रहे हैं कि वीडियो में तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे तुम क्लास में तो हमसे इंटरेक्ट होकर पूछ लेते, वीडियो में तुमको दिमाग लगाना है खुद ही। कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि तुम वीडियो को, तुम एक ही लेक्चर को कई बार सुन सकते हो, कोई पॉइंट पीछे छूट गया या हम तेज हो गए तो तुम दोबारा जाके सुन सकते हो। नुकसान ये कि तुम डायरेक्ट हमसे क्वेरी नहीं कर सकते, कुछ पूछ सकते कि सर ये क्या इशू है, इसमें ये कैसे कर रहे हैं। अगर मान लो तुमको कभी ये इशू आया कि सर कब क्या लिखना, तो तुम अपने साथ चलो। जैसे हम पीछे जाके कुछ लिख रहे हैं ना, तुम आगे स्टार्ट पॉइंट उसको लिख लो। बस इतना समझ लो कि जब भी तुम कॉपी पढ़ो तो जितनी बात हम इस वीडियो में बोल रहे हैं वो सब तुमको कॉपी पढ़ के पता चल जाए। हमेशा कॉपी बस ऐसे लिखा करो कि तुम्हारी कॉपी में कोई भी पॉइंट छूटे ना। जितनी भी बातें हम इस वीडियो में बोल रहे हैं वो तुमको निश्चित तौर पर तुम्हारी कॉपी में मिले, ठीक है? चलो आते हैं वापस इस पर। जो क्वेश्चन था उस पर रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि सर सम तो दो चीजें हो गई, सिग्मा भी हो गया और कौन हो गया बताओ, और हो गया हम लोगों के पास ये नागराज भी हो गया। तो सर सिग्मा कब यूज करेंगे, नागराज कब यूज करेंगे? सिग्मा देखो तब यूज करेंगे, तुमसे सिंपल बात बोले, तो बोले कि तुम्हारी क्लास में, जैसे मान लो तुम्हारे घर में हो गया, हम बोले तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो तुम सिंपल काउंट कर सकते हो। काउंट जब हम लोग डिस्क्रीट होता है ना, डिस्क्रीट मतलब कोई चीज फैली हुई हो, डिस्क्रीट। जैसे बोले तुम्हारे घर में कितने लोग, तुम बोले पापा मम्मी, हाँ मैं, दीदी भैया, जो भी जितने चाचा चाची जितने भी लोग, दादा दादी, तो तुम लोग काउंट कर सकते हो सिंपली। डिस्क्रीट है वो लोग, फैले हुए हैं कि कोई एक जगह है, एक तो एक बोल दिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा से काउंट कर सकते हो। जैसे हम बोले कि हमारे पास कितने मार्कर हैं, तो हमारे पास, हम बोले कि हमारे पास 1 और 2 मार्कर, तो देखो डिस्क्रीट है, अलग अलग है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक? तो इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं, इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं ना जब कोई चीज कंटिन्यूअस होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारी तबियत खराब हुई, कि तुम्हारा कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं समझो कि कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया मान लो, ठीक है? अगर कुछ भी तुमको हुआ, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हारे हाथ में वो इंजेक्ट करेगा इंजेक्शन को, और वो निडल को ऐसे जब बाहर निकालेंगे, क्योंकि निडल पे कुछ ब्लड लगा हुआ होगा कि नहीं, तो तुमसे मान लो वो निडल दे दिए, हम लोग चलो बताओ कि इस निडल पे कितना ब्लड है, कितने जगह पे ब्लड है, तो तुम ये बोलोगे कि सर स्टार्ट से लेके, से मान लो इतना बड़ा लेंथ है, तो तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग से लेके कुछ 0.1 या 0.2 या 2 या 1 सेंटीमीटर तक इंजेक्शन पे ब्लड लगा हुआ है। तुम ये नहीं बता सकते
कि कहाँ कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड जो वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो तुम्हें यही समझ के रखना है कि इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं जब कोई चीज कंटिन्यूअस फैली हुई होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सिग्मा की, तब बात करें जब डिस्क्रीट होती है, ठीक है। जैसे तुमसे बोले कि बताओ इस जो हम लाइन खींचे, केवल इस लाइन को लो, हम बोले इस लाइन पे ब्लैक मार्कर कहाँ कहाँ है, तो बोले काउंट नहीं कर सकते, बस हम ये बता सकते सर यहां से स्टार्ट हुआ है यहां तक है। तो देखो ये कंटिन्यूअस है, बात समझ में आ रही है। तो कंटिन्यूअस केस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और जब कोई ऐसे डॉट डॉट होता है, जैसे बोले कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ हुआ, तो बोले देखो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, तब हम लोग सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। तो सम करते हो दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिग्मा का चाहे तो इंटीग्रेशन का। सिग्मा का तब यूज करते हैं जब डिस्क्रीट वैल्यू हो, इंटीग्रेशन का तब यूज करते हैं जब कंटिन्यूअस वैल्यू। यहां तक बात क्लियर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनना, अब मेन कहानी आती है हम लोग किसकी, इंटीग्रेशन की, कि भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, रिवर्स प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं बार बार इसको, वो समझते हैं। देखो इंटीग्रेशन, अब देखो अगर तुमको इंटीग्रेशन में इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगी ना, तुम समझ लो कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी हम तुमको पहले ही बता देते हैं। तो इंटीग्रेशन तुमको लगे कि हाँ सर टफ हो रहा है, तो तुम डिफरेंशिएशन वाला पहले लेक्चर फिर से रिपीट करो। ऐसा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इस सब चीजें तुम कंठस्थ हो जाएंगी। देखो जैसे हमसे कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर बेसिक मैथ्स कौन से चैप्टर पर चल रहा है ये, तो बेसिक मैथ्स एक चैप्टर नहीं है, ये मतलब समझ लो चैप्टर से भी कहीं ऊपर है, मतलब भयानक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई, तुम ये बात रटो, अगर तुम 11th में तो तुमको समझ में आ, जैसे तुम अगर 12th में तो तुमको ये बात पता ही है, लेकिन अगर तुम 11th में तो तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह जरूरत पड़ने वाली। मैथ्स का तो कोई डबल फायदा है तुम्हारा, तो तुम फिजिक्स में भी सीख ले रहे हो, मैथ्स में तो सीखोगे ही सीखोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम तुमको समझाते हैं कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्यों है, ठीक है। चलो आओ उस पर बात करते हैं हम लोग, सुनना देखना ध्यान से। जैसे तुमसे बोले एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है d ऑफ sin x अपॉन dx, पढ़ो इसको। तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है बताओ, cos x होता है कि नहीं। तो देखना dx किधर भगा सकते हैं कि नहीं, भगा दो। तो यहां पे क्या मिलेगा बताओ, d sin x इक्वल cos x dx हो गया कि नहीं। बोले हाँ सर सही बात है, सही है। अच्छा अब ये जो d है इसको हम लोग इधर भगाएंगे तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा कि नहीं। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, sin x इक्वल 1 अपॉन d cos x dx हो गया कि नहीं। बात समझ में आ रही। बोले हाँ सर सही है। अब ये जो 1 अपॉन d है ना, इसी को ना नागराज बोलते हैं, ठीक है। नागराज मतलब ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक। अच्छा तो तुम देखो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, sin x इक्वल्स टू cos x dx, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके का हम लोग का पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। sin x इक्वल्स टू, अब इसको पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे। देखो ये और ये ऐसे पढ़ने का क्या तरीका है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कि हम लोग क्या किए हैं, cos x का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन कौन बता रहा है, नागराज बता रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में किया, तो वो पीछे वाला बता रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में किया बताओ, x के रेस्पेक्ट में किया। यहां तक बात क्लियर है। एक और एग्जांपल देते हैं, सुनना ध्यान से। मान लो हम बोले कि हमको डिफरेंशिएट करना है किसको, sin x प्लस 5 को, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट करो। तुमको क्या सिखाए थे कि डिफरेंशिएशन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। तो हाँ, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, cos x आएगा। बोले हाँ सही बात है। 5 का, तो बोले 5 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना इधर उधर भगाओ तो क्या लिखोगे, sin x प्लस 5 इक्वल dx का इधर मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी, और 1 अपॉन डी को हम लोग क्या बना लेंगे, नागराज बना लेंगे। तो क्या बना ये यहाँ पे, ये बन गया नागराज cos x dx। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन किसका, cos x का। बात समझ में आ रही है। फिर से दिमाग लगाते हैं हम लोग। मान लो कि यहां प्लस की जगह माइनस होता तो भी ये वैल्यू यही आता कि नहीं, इसी तरीके का। बोले हाँ सर ये तो वही आता है। अब तो प्रॉब्लम फंस गए हम लोग कि ये भी cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो कभी sin x आ रहा है, कभी sin x प्लस 5 आ रहा था, कभी sin x माइनस 5 आ रहा है। अब क्या करें, तो बोले कि यहाँ पे तुमको यही दिमाग लगा के रखना है कि इंटीग्रेशन में ना एक एक्स्ट्रा चीज आती है, क्या, हमेशा एक कांस्टेंट आ सकता होगा, ठीक है।
एक कांस्टेंट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि जब भी हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin x आएगा प्लस या माइनस समथिंग कोई कांस्टेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, देखना मतलब अगर हम पहले फॉर्मूले के करेस्पॉन्डिंग चले कि इंटीग्रेशन करना है किसका, cos x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है, sin x आता है प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ये पहला फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ रही है? अब ये c कुछ भी हो सकता है, c अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, c कुछ भी हो सकता है, मतलब मे बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो रही है कहानी? तो हम लोग बताते हैं तुमको कि भाई c जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ऐसे हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। अच्छा, हम तुमको शुरू में ही ये बता देते, तुम जैसे इससे अभी कंफ्यूज हो गए, सर c आ गया, सर ये क्या आ रहा है, तुमको भी बता देते हैं ना कि जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है क्या, पहला टाइप है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सब एकदम नई नई चीजें आने वाली हैं, नई नई चीजें, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब भैया हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी हो गया। तो तुमको क्या याद रखना है कि इस केस में ना c होता है और इस केस में c नहीं होता है। जैसे अगर तुमको कभी c लिखा हुआ मिल जाए, मतलब समझ जाओ कि कंफर्म वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। और कोई तरीका क्या पहचानने का, बोले हाँ नागराज के ऊपर नीचे ना कुछ नहीं लिखा होगा तो वो इनडेफिनिट होगा। देखो कुछ नहीं लिखा है ना नागराज के ऊपर नीचे, लेकिन अगर मान लो नागराज से लिखा है और इसके ऊपर नीचे से ए बी लिखा रहा तो ये क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और तब हम लोग को वहां पे c नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, चलो जैसे ये फॉर्मूला बनाया ना, वैसे भी कुछ कुछ और हम लोग फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना आप सब। देखो सुनो, मान लो बोला है तुमसे कि चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 होल अपॉन n+1, ऐसे लिखा है मान लो। ठीक है, कि हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सुनो ध्यान से, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है, पावर आ गई और एक पावर कम कर देंगे तो x टू द पावर n अपॉन क्या चल रहा है, n+1 चल ही रहा है, तो कट जाएगा। इसको हम लोग इधर भगाए हैं तो देखो क्या बना, देखो यहाँ पे dx इधर और 1/d आके इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अच्छा अब सोचो ध्यान से, अगर मान लो इसी के साथ +3 +2 +5 +7 कुछ भी लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है कि नहीं, तो प्लस वही वाली चीज बची रह जाती है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कांस्टेंट आ सकता है, जैसा कि हम तुमको शुरू में सिखा चुके थे, तो प्लस समथिंग कोई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बात और देखते हैं। मान लो तुमसे हम बोले कि चलो डिफरेंशिएट करना है ln x का, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, ln x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x, या फिर क्या ले सकते हैं x टू द पावर -1, dx का मल्टीप्लाई 1/d को इंटीग्रेशन बना लेंगे तो क्या बन जाएगा नागराज, x टू द पावर -1 dx इक्वल क्या आ जाएगा, ln x प्लस समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो ये हम लोग का एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो तुमको समझ में आ गया होगा कि देखो अगर n की जगह -1 हो गया तो हम लोग ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे वो नहीं लगेगा। देखो अरे -1 रख के देखो कुछ और आएगा कि नहीं, जबकि -1 रखने पर तो इंटीग्रेशन क्या आता है, ln x आता है। तो याद रखो डिफरेंशिएशन टाइम ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। याद करो, अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, x टू द पावर n का, तो क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में पावर आगे और एक पावर कम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर बढ़ा देते हैं और उसी बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड कर देते हैं, मतलब x टू द पावर n+1 होल अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ जब डिफरेंशिएशन करते क्या करते, पावर आगे और एक पावर कम कर रहे थे, यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, एन जो चाहे वो रख सकते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम पे ना ये कंडीशन है क्या, कि सब जगह ये वैलिड होगा, लेकिन केवल -1 पे वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 पे तो कुछ और आता है, क्या आता है, ln(x) आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ क्या क्या सिखा दिए कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट, होता है डेफिनेट। अगर इनडेफिनिट होगा तो वहां सी आएगा, जबकि डेफिनेट होगा तो वहां सी नहीं आएगा। सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से इसको सबको डिराइव कर करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक आध दो और डिराइव कर लेते हैं, ध्यान सुन लो अच्छे से। देखना, अगर मान लो तुमसे बात करें कि देखो एक और देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। तुम्हें अगर याद हो तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जो डिफरेंशिएशन था वो e⁻x ही आया था कि नहीं। फिर वैसे ही कहानी करो, dx मल्टीप्लाई 1/d को नागराज बना लेंगे, तो नागराज e⁻x dx। ठीक है, तो e⁻x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, e⁻x ही आ जाएगा। और प्लस भी वही बात कि भाई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ भी हमने फॉर्मूले बता दिए हैं। देखो अगर तुमको यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नई चीज लग रही है, तो बिल्कुल ऐसा समझ कर रखो कि बिल्कुल नया है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अभी कितने फॉर्मूले ड्राइव किए, 4। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक जो हम तुमको आज करा दिए हैं, डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट पोर्शन उसको क्लियर कर लेना। इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं वो सीख लो, इंटीग्रेशन के कुछ कुछ फॉर्मूले, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग और फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बस करो यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।